विद्युत चैप्टर से परिपथ में ऊष्मा और ऊर्जा का व्यय पर एक बार पुनः प्रकाश डालेंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सर्किट में हमारे पास कुछ अवयव या एलिमेंट लगे हुए हैं जो कि हमने ओम्स लॉ में भी पढ़े थे। जैसे कि सर्किट, किसी भी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी सोर्स बैटरी होना चाहिए, वहाँ पर रेजिस्टेंस होना चाहिए, वहाँ पर कोई स्विच या की होनी चाहिए, और धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट होना चाहिए, करंट नापने के लिए अमीटर, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर होना चाहिए। और हमने ओम्स का नियम वहाँ पर पढ़ा था कि V इजिकल टू आई आर, यानी V I और R में एक संबंध है। उस संबंध को आगे बढ़ाते हुए किसी भी सर्किट में जब ये संबंध होता है तो यहाँ पर और क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी का रोल हो जाता है उसके बारे में भी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। तो जैसे कि हमें सबसे पहले लेंगे जानकारी यहाँ पर कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है किसी सर्किट में। तो किसी भी सर्किट में जब करंट पास होती है तो वहाँ पर हीट पैदा होती है, और हीट पैदा करने का जो पहला कारण होता है वो होता है रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी किसी भी सर्किट में लगा प्रतिरोध के कारण जो है वहाँ पर हीट पैदा होती है। तो जैसे हम जानते हैं कि हमें कभी हीट चाहिए भी और कभी सर्किट में हीट खुद भी पैदा हो जाती है जो डेंजरस होती है। तो जैसे घर में आयरन है, टोस्टर है, ओवन है, हीटर है, हमारे वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये जो भी उपकरण हमारे घर में लगे होते हैं उनमें रेजिस्टेंस लगा होता है, और वो नाइक्रोम के होते हैं या और भी जो दूसरे रेजिस्टेंस होते हैं उनका कहीं ना कहीं रोल हीटिंग इफेक्ट के लिए होता है, यानी वो हीट पैदा करते हैं सर्किट में। तो ये सर्किट में जब हीट पैदा होती है तो इसकी वजह से अलग अलग प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। कहीं पर ऊष्मा ऊर्जा पैदा होती है, कभी प्रकाश ऊर्जा पैदा होती है। जैसे कि बल्ब है तो बल्ब में जो है हमारे पास प्रकाश ऊर्जा पैदा होती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का लगा हुआ बल्ब में वो हाई रेजिस्टेंस का होता है, वो जब रेड हॉट होता है तो वहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होता है। उसको भी हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है बल्ब में, जिसकी वजह से वो हमें मदद करती है प्रकाश ऊर्जा को देने में। इसी तरह से घरों में जो सर्किट होते हैं, हमारे डिवाइसेस होती हैं, उनकी सेफ्टी के लिए फ्यूज़ लगे होते हैं। तो ये भी इसीलिए लगे होते हैं ताकि हीटिंग इफेक्ट किसी डिवाइस में ज़्यादा ना हो जाए, कोई डिवाइस फूक ना जाए, जल ना जाए। तो उसकी सेफ्टी के लिए भी हम जो है जब करंट ज़्यादा हो तो उसमें फ्यूज़ लगा के रखते हैं ताकि फ्यूज़ पहले टूटे डिवाइस सेव हो जाए। तो आओ अब बात कर लेते हैं कि किसी भी सर्किट में जब हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है तो वहाँ पर कितनी ऊर्जा पैदा होती है, ऊर्जा की गणना करेंगे। तो जो ऐसे कि नाम है विद्युत ऊर्जा, यानी कोई भी सर्किट में जो डिवाइस लगी है वो कितना कार्य करती है किसी समय में, वो उसका ऊर्जा का मेजरमेंट करने में हमें मदद करेगा। या ऐसा कह लीजिए इनडायरेक्टली कि किसी भी सर्किट की जो पावर होती है, विद्युत शक्ति होती है, उसी से हम उसके द्वारा किया गया कार्य या एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रति इकाई समय में किया गया वैद्युत कार्य ही वैद्युत शक्ति होती है, यानी किसी भी यंत्र की जो पावर है वो कितना कार्य करती है इकाई समय में, वो जो शक्ति है उसी का मेजरमेंट यहाँ पर ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो शक्ति बराबर क्या है, किया गया कार्य बटे समय। तो यहाँ पर किया गया कार्य हम कैसे निकाल लेंगे, शक्ति गुणा समय से। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ें तो जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो विद्युत धारा है उसके कारण सर्किट में क्या पैदा होता है, हीट। तो वो जो हीट पैदा होती है वो हीट ही जो है हमारी एक तरह की एनर्जी है। तो विद्युत धारा को जब किसी प्रतिरोध से हम गुजारते हैं या किसी परिपथ में गुजारते हैं तो वहाँ पर जो प्रतिरोध है वो हीट हो जाता है, जिसकी वजह से हीट ऊर्जा पैदा होती है। और यही विद्युत धारा का जो है हीटिंग इफेक्ट है, या ऐसे कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस प्रभाव में विद्युत ऊर्जा जो है वो ट्रांसफ़र होती है, और कभी वो किस फॉर्म में होगी, हीट फॉर्म में होगी, कभी जो है आपकी लाइट फॉर्म में होगी, या और भी जो हम अन्य कार्य करते हैं जैसे हम पंखे चलाते हैं या हम एसी चलाते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं जो है एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसमें कहीं ना कहीं करंट है और करंट का हीटिंग इफेक्ट भी शामिल है।
तो अब मान लीजिए कि कोई सर्किट है, उस सर्किट में एक प्रतिरोध लगा है, जैसे हमने पीछे के चित्र में भी आपको दिखाया था। वहाँ पर जो है करंट पास हो रही है और वहाँ पर जो भी डिवाइस हमने लगाई है उसके टर्मिनल पे वोल्टेज पैदा हो रही है, मान लीजिए वो V है। तो किसी समय t में वहाँ पर जो भी आवेश प्रभावित हो रहे होंगे, उन आवेशों के द्वारा जो किया गया कार्य होगा, वो कार्य का मेजरमेंट उस डिवाइस की पावर की गणना करेगा। तो जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास क्या होता है, किसी भी डिवाइस के द्वारा किया गया कार्य, यंत्र के द्वारा किया गया कार्य, उस यंत्र में प्रभावित होने वाले आवेश गुणा वहाँ पर विभवांतर के होगा। ठीक है, तो अब हम ये भी जानते हैं कि Q इजिकल टू आई टी होता है। तो हम यहाँ पर इस Q बराबर आई टी का मान रख देंगे तो वो हो जाएगा कितना, W इजिकल टू वी आई टी। अब ओम के नियमानुसार हमें पड़ा है V इजिकल टू आई आर, यानी किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि W बराबर हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर मतलब कहाँ से आया, हमने ये V की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दी है आई आर, तो आई आर गुणा आई टी, तो आई 2 बार हो गया तो आई स्क्वायर आर टी। तो ये हो गया टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, या ऐसा कह लीजिए ये विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा में हो गया है। जो कि हमें बहुत सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, डिवाइसेस लगी होती हैं, उन डिवाइसेस का जो हीट पैदा होती है, वो जो हीट है वो आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगी। ये इसकी आंकें गणना करने में मदद करेंगे, किसी भी सर्किट में कितना हीटिंग इफेक्ट है, कितनी हीट पैदा हो रही है धारा के कारण, उसका मेजरमेंट करने में हमारी सहायता करेगा। क्लियर। तो आगे इसी तरह से हम अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर लेते हैं कि हमारे पास, हमें पता है कार्य बराबर वी आई टी है या आई स्क्वायर आर टी है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं पावर बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य हमारे पास आया कितना, वी आई टी बटे टी, तो टी से टी कट गया तो ये पी बराबर वी इंटू आई हो गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी का मान फिर से रख लीजिए, तो वी इजिकल टू आई आर होता है, तो पी इजिकल टू आई स्क्वायर आर हो गया। तो वी इजिकल टू क्या हो गया, पी इजिकल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर बटे आर। तो यहाँ पर ये पावर की गणना हो गई। तो पावर की गणना हमने कर ली, तो हम अब पावर का मात्रक भी निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान दें तो वोल्ट एम्पियर, या हम इसको वाट में मेजर करते हैं। ठीक है, या हम जो है इसकी बड़ी यूनिट भी होती हैं, जनरली जो हमारे पास कॉमर्शियल यूनिट होती हैं वो किलो वाट में होती है। तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 HP यानी हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ये हम जानते हैं। और इन यूनिट का हम कहीं ना कहीं आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ करेंगे। अब हम ये ज्ञात करेंगे कि ये जो पावर है, ये एनर्जी के रूप में हम कैसे अपने हाउस होल्ड सर्किट में या घरों में इसका प्रयोग देखने में लाते हैं, या कैसे इसका यूज़ होता है, और कैसे हमारे घरों में हम निकालते हैं अपने बिल का खर्चा, बिजली के बिल का खर्चा, यूनिट का खर्चा, कि हमारे घर का बिजली का बिल इतना आ रहा है। उसके लिए हमको क्या निकालना है, वहाँ पर सर्किट द्वारा कंज्यूम्ड एनर्जी, यानी वहाँ पर जो भी डिवाइसेस, जो भी लोड आपके घर में लगा है, वो कितनी एनर्जी वहाँ पर हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी बिजली हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी मात्रा की गणना करेंगे। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि किसी भी हाउस होल्ड सर्किट में या किसी भी सर्किट में जो पावर गुणा समय होता है, यानी P इंटू टी होता है, वो हमारी जो पावर का गुणा समय के साथ होता है, वो मेजर करता है विद्युत ऊर्जा। जैसा कि हमने निकाला भी है कि P इज इक्वल टू वी इंटू आई, और उसको हमने कन्वर्ट किया वी आई टी में। तो जो वी आई टी है, यानी वो क्या है, उस सर्किट में व्यय ऊर्जा या उस सर्किट के द्वारा कंज्यूम्ड एनर्जी। तो उसका मेजरमेंट यहाँ पर बड़ी यूनिट में करेंगे, कॉमर्शियल यूनिट में, तो किलोवाट आर में करेंगे, यानी 1 घंटे में कितने वाट की हम पावर कंज्यूम कर रहे हैं, वो मेजर होगी विद्युत ऊर्जा के रूप में, और उसी से कैलकुलेट होंगी यूनिट। ठीक है,
तो यानी हमने 1000 पे 1 किलोवाट पे निकालनी है घंटे के लिए, जो 1 यूनिट बनेगा। तो हम इसको यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है वो कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक दिन में किसी विद्युत उपकरण द्वारा 1 घंटे में जो खर्च ऊर्जा होती है उसका मान हमारे पास हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिट बराबर होता है यानी पावर गुणा टाइम डिवाइडेड बाय 1000, और पावर हम यहाँ पर किलोवाट आर पावर ले रहे हैं, तो यानी समय को हम आर में ले रहे हैं, पावर को वाट में ले रहे हैं, उसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल पार्ट ले लेते हैं और छोटे छोटे न्यूमेरिकल से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है हमारे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो उनको सॉल्व करने का तरीका भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति का मान लिखिए, या उस बल्ब में कितनी पावर कंज्यूम कर रही है वो बल्ब, वो ज्ञात कीजिए। सिंपल है कि आपको एक सोर्स दे रखा है, जनित्र सोर्स यानी एसी सोर्स जो 220 वोल्ट है, इतनी पावर इतने के लिए आपको कैलकुलेट करना है पावर, यानी एक बल्ब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है वो निकालना है। हमें वोल्टेज दे रखी है और करंट दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। वी का वैल्यू 220 वोल्ट है, आई का वैल्यू 0.5 एम्पियर है। इन दोनों का गुणा करेंगे, सॉल्व होके आ गया 110 वाट। तो 110 वाट की जो हमारी पावर है वो एक बल्ब यूज़ कर रहा है यहाँ पर, जो कि हमें सवाल में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको यूज़ करना आना चाहिए। इसी तरह से हम एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। यहाँ पर हमें एक सर्किट दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि दिए गए परिपथ में जो 10 ओम का प्रतिरोध है उससे प्रभावित होने वाली धारा I2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो सर्किट है उसमें हम देख रहे होंगे कि 12 वोल्ट का एक सोर्स लगा है, वहाँ से करंट निकल के आगे जाके जब सर्किट में बढ़ती है तो वहाँ पर जो है I1 और I2 दो हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। एक 5 ओम से होकर गुजरती है, एक 10 ओम से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हमें पूछा सिर्फ ये गया है कि I2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सिंपल V इजिकल टू आई आर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो V इजिकल टू I2 इंटू R2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 10 ओम का रजिस्टेंस है वहाँ पे सिर्फ I2 करंट आ रही है, तो I1 वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी बी टर्मिनल से, इसलिए जो है हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर जो V है वो 12 वोल्ट रखेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगी, है ना। और इजिकल टू I2 हमें निकालना है इंटू 10 ओम के अक्रॉस हमें निकालना है। तो ये सॉल्व करके क्या हो गया आपके पास, सीधा सीधा I2 इजिकल टू 12 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मान हो गया 1.2 एम्पियर। क्लियर। अब हमें इसमें कुछ और भी पूछा जा सकता है, भले यहाँ पर इतना ही पूछा हुआ है, लेकिन आगे भी इस सवाल को बड़ा करने के लिए हमसे पूछ सकते हैं कि पूरे सर्किट में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या पूरे सर्किट में टोटल करंट कितनी है उसका मान ज्ञात कीजिए, या 5 ओम से होकर गुजरने वाली करंट I1 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का कुछ और पूछा जाएगा तो उसमें भी हम फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम आगे इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 5 और 10 ओम दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/10, और फिर R इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी हम इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये हो गया 10/3 और इसका वैल्यू हो गया 3.33 ओम। अब टोटल करंट हमारे पास क्या हो गया, V इजिकल टू आई आर होता है, तो I इजिकल टू V/R हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, जो आपका V है उसका वैल्यू रख दिया और हमारे पास जो R है उसका वैल्यू रख दिया, तो ये हो गया 3.6। तो करंट जो I1 है वो कितना हो गया, 3.6 माइनस 1.2, क्योंकि हमने I2 का मान निकाल लिया, तो ये हो गया 2.4
एम्पियर। इसी तरह से हमें एक प्रॉब्लम और दूसरी दे रखी है कि 1 घंटे में 50 वाट का पावर से हम 9,06,000 कूलम आवेश को ट्रांसफ़र करने में कितनी ऊष्मा होगी, इसकी गणना कीजिए। या आप सीधा सीधा ऐसे कह लीजिए, हमें हीट निकालनी है जब एक सोर्स हमें दे रखा है और उस सोर्स का जो पावर कंजम्पशन है वो दे रखा है 50 वाट, और वहाँ पर जो चार्ज निकल रहे हैं वो दे रखे हैं कितने, 9,06,000 कूलम। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सिंपल जो वैल्यू दे रखी है उनको रखिए। तो हम आई का मान निकालेंगे पहले। तो आई का मान क्या होगा, आई आवेश बटे समय। तो कुल आवेश हमारे कितने हैं वहाँ पे 96,000, और टाइम कितना है 1 आवर। तो 1 आवर को हमने कन्वर्ट करता है सेकंड में 60 × 60। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 80/3 एम्पियर। अब हमसे जो आगे बात की जा रही है वो ये है कि ऊष्मा निकालनी है। तो ऊष्मा निकालने के लिए जो हमें पता है वो उसको यूज़ कर लेते हैं। पावर हमें दे रखा है 50 वाट, टाइम हमें 1 घंटा दे रखा है, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 आवर = 60 × 60 सेकंड। तो हमारे पास हीट बराबर क्या हो गया, VIT या I²RT, ये फॉर्मूले में है। अब हमारे पास V पता है हमें, तो हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा जो 50 हमें गिवन है ये हो गया 80/3 60 × 60। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 4.8 × 10⁶ जूल। इसी तरह से हमारे पास एक न्यूमेरिकल और है। हमें पूछा गया है कि एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। तो उस मोटर की शक्ति ज्ञात कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा वो मुक्त ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। यानी हमने सबसे पहले उस मोटर की पावर भी निकालनी है और 2 घंटे में उसने कितनी ऊर्जा को खर्च किया है, कितनी ऊर्जा कंज्यूम की है, हम वो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसा कि सवाल में पूछा गया है उन्हीं वैल्यूज़ को हम याद रखते हुए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो फॉर्मूले हमें पता है। तो P = V × I, हमें V दे रखा है 220 वोल्ट, I का मान हमें पता है 5 एम्पियर। ठीक है, तो हम इनका यूज़ करेंगे। तो हमारे पास शक्ति जो है वो कितनी है, वो सीधा सीधा V × I। तो V हमारे 220 × 5 एम्पियर का करंट है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 1100 वाट। अब यहाँ पर कितनी ऊर्जा वहाँ से निकली है, कितनी ऊर्जा वहाँ पर उपयोग में लाई गई है, या जो भी इंस्ट्रूमेंट ने, डिवाइस ने काम किया है, वो हो जाएगा पावर × टाइम, यानी शक्ति गुणा समय। तो शक्ति हमारे पास आ गई 1100 वाट, और टाइम हमें दे रखा है 2 घंटे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टाइम तो 2 घंटे है तो 2 × 60 सेकंड हो जाएगा, और पावर हमें पता है कितनी, 1100 वाट। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास एनर्जी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1100 × 7200। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख लेंगे तो ये हो गया 7920000 जूल। आप इसको 10 की पावर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी अगर आप लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है। अब इसी तरह से हमारे पास एक न्यूमेरिकल और है, और यहाँ पर हमें ज़्यादातर इस तरह के सवाल भी बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से करना है और पहले आपको समझना है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किसी विद्युत बल्ब का जो लीस्ट मेजरमेंट है वो दिया हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, यानी 220 वोल्ट उस पर जो है सोर्स की जो वोल्टेज है वो इतनी है, और उसकी जो पावर कंजम्पशन है या पावर है वो है 100 वाट। और जब इसको हम जोड़ देते हैं 110 वोल्ट के सोर्स से, पहले 220 से जोड़ा था, और जब इसको जोड़ देते हैं 110 वोल्ट के सोर्स से, तो तब हमें बताना है कि इसके द्वारा कितनी शक्ति जो है वहाँ पर पैदा होती है, या हमें आप कह लीजिए कि इकाई समय में जो वहाँ पर ऊर्जा पैदा होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो ऑलमोस्ट जो सवाल हमने पीछे किए हैं उसी तरह के हैं, वही फॉर्मूले यूज़ होंगे, लेकिन थोड़ा सा सवाल में हमने हल्का सा यहाँ पर ट्विस्ट है।
जो क्लास 10th है उसके हिसाब से कभी कभी ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आ गया तो आपको थोड़ा सा इस तरह के प्रॉब्लम भी देखने को मिलेंगे, और इनका सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसान है आपने, क्योंकि फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। तो जैसे कि हमें पता है किसी भी बल्ब की जो शक्ति होती है या पावर होती है वो V²/R होती है। तो R बराबर कितना होगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप R की जगह P लिख लीजिए, P की जगह R, तो ये हो गया R बराबर V²/P। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए क्योंकि हमें यही वैल्यूज़ पता थी, हमें V पता था और P पता था। तो हमने V की वैल्यू रख दी कितनी, 220 का होल स्क्वायर, और हमारे पास उस समय दे रखी थी पावर कितनी, 100 वाट, तो डिवाइडेड बाई 100, तो वहाँ पर जो R हो गया वो कितना हो गया, 484 ओम, यानी इतना वहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है। उस समय उस बल्ब के लिए प्रतिरोध कितना है, 484 ओम। इसी तरह से अब हमें पावर निकाल देनी है उसकी, तो वो हो जाएगा V²/R। तो V हमें अब क्योंकि उसको जोड़ा किससे है, 110 वोल्ट से जोड़ दिया, तो V की जगह आ गया 110 का होल स्क्वायर, और R हमने निकाल लिया पहले वाले फॉर्मूले से, तो उससे हमें मिल गया 484। तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे 110 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 12100 डिवाइडेड बाय 484। तो यहाँ पर जो पावर हो गई वो कितनी हो गई, 25 वाट। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या मिल गया, पावर मिल गई। अब इसी तरह से हमारे पास एक प्रॉब्लम और है कि हमें कहा गया है कि 2 विद्युत लैंप हैं जिनका लीस्ट मेजरमेंट, यानी किसी भी सोर्स से अगर उन्हें जोड़े तो 100 वाट वो कंज्यूम करते हैं जब सोर्स 220 वोल्ट का है, और दूसरा बल्ब है 60 वाट का, उसके लिए भी जो सोर्स है वो 220 वोल्ट है। विद्युत मेंस के साथ दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो जब ये पैरेलल जुड़े हैं तो उस समय वो कह रहा है कि 220 वोल्ट की आवृत्ति करते समय वहाँ पर कितनी धारा ली जाती है, यानी जब 220 वोल्ट के सोर्स से जुड़े होते हैं तो वो कितनी करंट वहाँ पर ले रहे हैं, यानी सर्किट में कितनी करंट होगी इन दोनों बल्ब के लिए, वो हमको ज्ञात करनी है। तो जैसे कि हमें पता है करंट इजिकल टू क्या होता है, पावर अपॉन वोल्टेज। अब हमें पहले के लिए निकालनी है करंट, तो वो हो जाएगी P1/V। तो P1 यानी पहले की जो पावर है वो 100 है, डिवाइडेड बाई कितना, V कितने से जुड़ा है वो 220 वोल्ट। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, 100/220, तो ये हो गया 0.455 एम्पियर। इसी तरह से हम I2 निकाल देंगे, I2 बराबर हो गया P2/V, तो ये हो गया 60/220, क्योंकि दूसरा बल्ब 60 वाट का है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0.273 एम्पियर। ठीक है, तो अब सर्किट में कुल कितनी करंट वहाँ पर खर्च हो रही है, कितनी करंट वो ले रहा है, तो ये I बराबर क्या हो जाएगा, I1 + I2। दोनों करंट हमें पता है, I1 और I2 के मान हमें पता चल गए, तो वो करंट की जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 0.455 प्लस 0.273, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.728 एम्पियर। इतनी वहाँ पर सर्किट में करंट होगी। तो यहाँ तक आपको इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और आपको इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूले आपको पता होने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि उनको यूज कैसे करना है। तो आप कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो आज हमने जो कुछ किया है वो ये, पहले हमने शुरुआत की थी कि हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, यानी ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है किसी सर्किट में, या करंट की वजह से कितनी हीट पैदा होती है, उस सर्किट में कितनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी व्यय को हमने निकाला, यानी पावर कंजम्पशन हमने निकाली, यूनिट की संख्या हमने निकाली, और उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल किए। ज़्यादातर वो न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, और उनमें क्या क्या कैलकुलेट आपको करना है वो सब वैल्यूज़ को हमने ज्ञात किया। तो इस चैप्टर में आपके ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें थी जिसमें कि आपने मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लिया है। और अब जो आपके टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल दे रखे हैं प्रिस्क्राइब्ड बुक में, उन न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको बार बार आप डिराइव करिए, उनको लिखिए और दोहराइए, फिर न्यूमेरिकल करिए।
तो डेफिनेटली आप जितनी भी तरह की प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में हैं उनको सॉल्व करने में आप सफल हो जाएंगे।